सो हैप्पी सैटरडे एवरीवन। और पता है आज मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है। Although he's not from my field, but I'm really impressed with the kind of things he is doing. Guys, let's welcome Ravindra Bharti. And you know what? He has created Bharti Share Market, one of the biggest firms. और मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगी, साथ साथ में मैं ये सिखाऊंगी आपको कि हाउ डू यू स्केल इट टू दिस लेवल। जैसे हमने थिंक एंड विन लाइक धोनी लिखी थी और थिंक एंड विन लाइक विराट हम लिख रहे हैं, वैसे ही मैं बताऊंगी कि बिना आप बहुत बड़ा कुछ प्लान करते के बिना भी आप कैसे अपने माइंड को प्रॉपरली यूज करके, कैसे दिमाग लगा के, कैसे स्टॉक मार्केट को एनालाइज करके यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो रविंद्र जी, वेलकम। हाउ आर यू डूइंग? बहुत बढ़िया। आपका टाइम लेना डिफिकल्ट है, बट आप आज मेरे ऑफिस में आए, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, भारतीय शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ, किस एज पे स्टार्ट हुआ था एंड वेयर इट इज राइट नाउ? टू बी वेरी फ्रैंक, भारतीय शेयर मार्केट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था, एक्चुअल में माइंड में नहीं था। तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उर्ली कांचन मेरा नेटिव प्लेस है, पूना से 30 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं हॉस्टल में आया, एडमिशन लिया। हॉस्टल के सीनियर जो बच्चे थे, एमकॉम के बीकॉम के जो स्टूडेंट थे, वो ट्रेड कर रहे थे और मैं 11th में था जब मैं सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था और वो फर्स्ट फ्लोर पे स्क्रीन लगा रहता था, बड़ा टीवी, और उसके ऊपर वो रात में कमोडिटी मार्केट का चार्ट वगैरह और वो रेट्स ऊपर नीचे होते थे। तो मैंने पहले देखा यार ये रेट हिल रहे हैं, पूरा लाल हरा बार बार ये घूम रहे हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने वो 2004 में शेयर मार्केट का वो टर्मिनल देखा और मुझे लगा यहाँ पे लॉटरी चल रहा है इन लोगों का, कुछ तो नहीं क्या। तो उनका जोर जोर से चिल्ला पुकार सुनाई देती थी। हॉस्टल का लाइफ तो आपको पता है कैसा रहता है। तो मैं नया था फार्मर फैमिली से, तो मैं थोड़ा सा शाई था, बोलता नहीं था ज्यादा। गाँव से आया था पुणे में फर्स्ट टाइम, उसके पहले कभी पुणे में आना नहीं हुआ था मेरा ज्यादा। 1-2 बार लाइफ में आया होगा 2004 से पहले मैं पुणे में, क्योंकि पुणे में आने के लिए भी डर लगता था। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि हॉस्टल के सीनियर बच्चे, रैगिंग वगैरह वो सब चीज़ें होती है। तो मैंने जाके थोड़ा उनके पास उनको पानी देना, ये देना वो देना, ऐसा काम किया। तो और सुनने लगा मैं क्या चल रहा है इनका, ये ठीक है। तो वो बोलते थे आज इसको 1000 रुपये मिल गया, 2000 मिल गया, सैटरडे को पार्टी करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, ऐसा उनका चलता था। तो मेरा फिर उससे अंदर से मेरा फिर ये होने लगा यार अपने को भी 200 रुपए अपने को भी चाहिए, कुछ पॉकेट अपने को भी मनी चाहिए। तो ऐसा तो फिर मैंने उनको पूछा, मुझे भी करना है 1-2-3 महीने के बाद। तो समझ में आया ये गोल्ड सिल्वर, शाम को कमोडिटी मार्केट रहता है 11:30 बजे तक। तो वो गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो मैंने बोला मुझे भी करना है। तो फिर उनके साथ बैठ के ट्रेडिंग चालू किया। उनके पास कुछ फंड दिया, स्कॉलरशिप का मिला था मुझे, 10,000 दिया उनको, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था, डीमैट तो उनका था। तो उनके ऊपर वो ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे बोलते थे रवि हमको आज 200 रुपये मिल गए, कल बोलते थे हमको 400 रुपये मिल गए, उसके बाद बोलते थे हमको 800 रुपये मिल गए, और चौथे दिन बोलते थे हमारे 2000 लॉस हो गए। तो मैं बोला यार 3-4 बार में इतना कमाया, 1500, 1000-1500 और एकदम 2-2,500 लॉस किया। तो हाथ में कुछ मिला नहीं, वापस बैक टू पवेलियन। हाँ, बैक टू पवेलियन, और खुद का गया वापस। बिल्कुल। तो ऐसा करते करते उन्होंने मेरा 30-40 हजार का लॉस किया। 30-40 हजार आपके पास कैसे आया? एंड टू टेल माय ऑडियंस, आप किस चीज की पढ़ाई करने हॉस्टल गए थे? हाँ, 11th साइंस में था। 11th साइंस के लिए आप हॉस्टल गए थे? हाँ, हॉस्टल गया था। और वो 30-40 हजार मैंने क्या किया था, पुणे के हॉस्टल था? हाँ, पुणे का ही। वो कंफर्टेबल है आप नाम बताने को? ये संत ज्ञानेश्वर करके, एसडी करके हॉस्टल है हमारा। अच्छा, एसडी करके। हाँ, संत गवर्नमेंट हॉस्टल है। गवर्नमेंट हॉस्टल मेरा मेरिट में था, तो मुझे उधर वो नंबर। अच्छा, तो आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे? हाँ, फर्स्ट था मैं स्कूल में भी। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे लिए। मतलब फर्स्ट टू 10th में फर्स्ट था। तो 10th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाद में अभी सीखना नहीं है, बिजनेस करना है। तो आपने 10th के बाद साइंस में एडमिशन लिया? साइंस में लिया था, लेकिन मेरा 4% ही अटेंडेंस था कॉलेज और में। आपने तभी से ट्रेडिंग में हम स्टार्ट कर दिया? हाँ, तभी से ट्रेडिंग ज्यादा चालू हो गया। और ऐसा था मेरा कि कुछ तो, क्योंकि फार्मर फैमिली से था, तो कुछ तो ऐसा भाग के जाना है घर छोड़ के, कॉलेज छोड़ना है, घर छोड़ना है, भाग के जाना है मुंबई में। और ऐसे पिक्चर में देखते हैं ना कि बड़े बिजनेसमैन बन के गांव में उतरना है, हेलीकॉप्टर लेके खुद का, गॉगल वगैरह डाल के। तो ऐसा मेरा सपना था उस टाइम पे। अच्छा। तो ऐसा ड्रीम था, इसलिए ज्यादा कॉलेज पे कम। उसके बाद फिर मैं एवरेज, क्या बोलते हैं वो, जो पढ़ाई का था कि फर्स्ट आना है हमेशा। तो उसके बाद मेरा ये था, मोटो था कि बिजनेस में जाना है और खुद का क्रिएट करना है कुछ। तो फिर मेरा कॉलेज का ध्यान हट गया, तो वो ट्रेडिंग करते करते फिर लॉस हुआ। 30-40 हजार भी मैंने ऐसे ही रहते ना, स्कॉलरशिप, सकाल का रहता है स्कॉलरशिप,
हमारे कम्युनिटी का कुछ रहता है, उनके अप्लाई किया, अलग अलग जगह पे लोक में अप्लाई किया, अलग अलग जगह पे वो पेपर में आता है पढ़ाई किधर स्कॉलरशिप है, ऐसा पढ़ पढ़ के उधर जाके मैंने वो स्कॉलरशिप कलेक्ट किया था 30-40 हजार रुपए, और फिर वो लॉस हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार अभी क्या करेंगे, फिर मैंने दोस्तों से मांग के पैसा लिया कि यार कमा के देते हैं ट्रेडिंग में, ऐसा फिर थोड़ा और लॉस किया, फिर मेहमानों से रिश्तेदारों से कलेक्ट किया कुछ पैसा, फिर और लॉस किया, और फिर समझ में आया कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। और ऐसे करके करके फादर को झूठ बोलता था मैं कि मुझे केमिस्ट्री के कोर्स क्लास लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे फिजिक्स का क्लास लगाना है उसके लिए। उनको तो कुछ समझ में नहीं आया था। मेरे मम्मी पापा उनको सिग्नेचर करना मैंने 12th में सिखाया, उसके पहले वो अंगूठा ही लगाते थे किधर भी जाने तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था किधर भी स्कूल में गया और वो मेरे सामने वो अंगूठा लगाते थे, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लगता था यार ऐसा कैसे नहीं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको मैंने फिर बाद में सिग्नेचर सिखाया। ऐसे फैमिली से मैं आया हूँ। तो फिर मैंने झूठ बोल बोल के फिर वो लोग जो फार्मी खेती में तो हमारा ये नहीं था, तो वो लोग जो क्या बोलते हैं साहूकार रहते ना हमारे इस लैंग्वेज में, या दुकानदार रहते, जो किराना दुकानदार रहते, जो गुजराती वगैरह वैसे जो लोग थे हमारे उधर, वो पैसा देते थे ऐसे किसी को चाहे तो। लेकिन वो हमारे फादर 10% 15% मंथली इंटरेस्ट से पैसा लेते थे, 20%। अच्छा हाँ। तो मुझे याद है कि मैं खुद 2-4 बार गया हूँ, 20% मंथली इंटरेस्ट से पैसा लिया है। और कितना पैसा लिया होगा? 700 रुपए। अच्छा, तो 500 रुपए। तो वहीं से आ गया कि अब ये सब ब्रेक करके बड़ा ही तो करना ऐसा है। लेके तो फिर मैं एक बार ऐसा ही सोच के एक बार मैं रोने लगा, यार ये गलत किया मैंने, ये सारी चीजें लॉस किया, अभी घर में झूठ बोल रहा हूँ, कॉलेज में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही पता नहीं चल रहा था कि मेरा मतलब ऐसा फिक्स नहीं था, मुझे वो मन नहीं लग रहा था मेरा पढ़ाई में, और मुझे भाग के जाना था। तो मैं सोचा यार भाग के जाना है, लेकिन फेल होना, कम से कम फेल हो गए, कुछ हो गए तो जा सकते ना ऐसा। बराबर। तो मैं पढ़ाई नहीं करता था, और जब डायरेक्ट पेपर के लिए जाता था और जो कुछ भी ऐसे मन से लिखता था तो भी मैं क्लियर करता था। मैं ऐसे मेरा इंजीनियर का भी ऐसा हुआ, फिर मैंने डिप्लोमा क्या किया, उसमें भी ऐसा ही डिप्लोमा भी मेरा क्लियर हुआ पूरा, डिस्टिंक्शन में वो भी क्लियर हुआ बिना पढ़ाई के। क्या ऐसा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज और जनरल नॉलेज इतना था पहले से, इतना बराबर क्या है, बराबर। एंड यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास, सो मे बी या तो एक बार वो पढ़ लिया तो वो डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाता था ऐसा ही। लेकिन मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, तो मैं भाग के नहीं जा पाया। और ऐसा करते करते शेयर मार्केट का भी चलने लगा। फिर मैंने 12th के बाद, मेरे 2-2.5 साल के बाद, मैंने जब इसमें था, मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, तो मैं एक किताब पढ़ा मैंने, गलगली सर का, गोपाल गलगली करके ऑथर थे पुणे के, मेहंदले गैरेज करके उधर उनका एड्रेस था। मैंने देखा यार अभी देखा, मैंने सोचा कि यार बहुत लॉस किया अभी मार्केट में, मुझे मार्केट में जो खोया है मैंने मार्केट से ही पाना है मुझे। बराबर। लॉस मुझे जो है मैंने किया है। कितना लॉस हुआ था और क्या एज थी आपकी? 2-2.5 लाख का ही हुआ होगा उस टाइम पे। तो अगर कोई यंगस्टर है इस समय, क्योंकि इतना सुनने के बाद अभी ये मेरी टीम को भी लग रहा होगा कि भाई हमने भी अभी जॉब वॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, तो एक क्विक सजेशन कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अपना जॉब और बिजनेस वो प्राइमरी है, उसको हमेशा प्राइमरी रहना है और स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी रखना है। वंडरफुल एडवाइस। ये बहुत जरूरी है, मैं लोगों को बोलता हूँ। क्योंकि क्या है, अपने जॉब से पैसा बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, अपने बिजनेस से इनकम बढ़ाओ, और वो पैसा हर महीने स्टॉक मार्केट में SIP के जरिए इन्वेस्ट करो। 10 साल 15 साल में पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप जॉब छोड़ो और ये करो और वो करो, वो कभी भी ये नहीं है। मैं वही सबसे इंपॉर्टेंट बहुत लोगों को बोलता हूँ ये चीजें। वंडरफुल। सो अभी हम आ रहे हैं टाइमलाइन पे, ऑलमोस्ट आपकी एज होगी 19 वगैरह उस समय, जब 16 और 3, 18-19 सी एज। 19। तो मेरा भी मैथ्स जरा अच्छा है, मुझे फुल मार्क्स मिले थे मुझे भी 10th में। 16 में स्टार्ट किया था, 16 में 19 के आसपास अभी आप हो, और अभी आपको लग रहा है कि मैंने पैसे गंवाए हैं और मुझे स्टॉक मार्केट से ही कमाने हैं। तो अब क्या माइंडसेट है उस समय का? तो उस समय मैंने सोचा कि अभी कैसा निकालना है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ब्रोकर के ऑफिस में जाता था। क्योंकि लोग फिर मुझे पैसे मांगने लगे थे जिनका लॉस किया था मैंने। अच्छा, तो अपना भी और दूसरों का भी? दोस्तों से कुछ लिया था पैसा, बाद में मेरा खत्म होने के बाद 40 हजार खत्म होने के बाद 2 लाख तक मैंने दूसरों से लिया, किसी से 5,000, किसी से 10,000, ऐसा करते करते फिर सबका लॉस करवा दिया मैंने। तो फिर वो लोग मुझे भागने लगे। कुछ लोग उनमें से दोस्त होते, रिश्तेदार तो खैर उनकी मैच्योरिटी होती है, बड़े होते हैं, वो तो उनको फर्क नहीं पड़ता है 2, 5, 10 हजार से। लेकिन जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो परेशान करते हैं, उनके लिए बड़ी अमाउंट है। तो वो फिर हॉस्टल में आने लगे पैसा मांगने के लिए, कॉलेज में आने लगे। तो मैं दोनों जगह जा नहीं सकता था। तो मैं ब्रोकर के ऑफिस में, जंगली महाराज रोड पे एंजल ब्रोकिंग का ऑफिस था,
तो मैं उधर जाने लगा हाँ। छुपने के लिए, और शेयर मार्केट का भी कुछ नॉलेज मिलेगा ऐसा करके कि सच में शेयर मार्केट में पैसा होता है क्या, बनता है क्या। अपने क्यूरियोसिटी रहती है ना, कौन अमीर है शेयर मार्केट में, बराबर। तो ऐसे मुझे कौन अमीर है ज्यादा, ऐसा मेरा हमेशा चलता था दिमाग में। कौन था उस समय? तो मैंने उस ब्रांच मैनेजर के पास में गया और उसको बोला कि यार मुझे दिखाओ ना क्या, कौन किसका ज्यादा अकाउंट है, किसका ज्यादा फंड है। तो उसके पास तो एक्सेस था पूरा एंजल ब्रोकिंग के इसका। तो उसने मुझे टॉप पोर्टफोलियोज दिखाए, तो मैंने उधर देखा कि यार 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है, किसी का 500 करोड़ का है, किसी का 1800 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो हाईएस्ट मतलब उनके इन्वेस्टर। तो मैं बोला यार सच में इतना पैसा है? मैं बोला यार इन्होंने कैसा कमाया? तो वो बोला ये ट्रेडर नहीं, ये इन्वेस्टर है। अच्छा, ये रोज तुम्हारे जैसे ट्रेड नहीं करते, ये इनका पैसा होल्ड है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग है ये। तो फिर मुझे समझ में आया यार इन्वेस्टर है तो इन्होंने किधर से पैसा लाया इतना। इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। बराबर बराबर बराबर। हाँ, तो मुझे समझ में आया कि यार तो फिर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्ट करने के लिए तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, बराबर, तो मुझे कमाना पड़ेगा। बराबर, या तो ट्रेडिंग करके, या तो जॉब करके, या तो बिजनेस करके। बराबर, तीन ही ऑप्शन थे मेरे पास। बराबर। हाँ, तो मैं फिर इधर गया, अप्पा बलवन चौक गया और मैं बोला कि यार शेयर मार्केट में, क्योंकि ब्रोकर सिखाता नहीं है, उसके ऑफिस में जाता है तो उनका ट्रेडिंग का ही चलता है, ये ले लो, ये बेचो, ये वही था उस टाइम पे। तो फिर मैं एबीसी चौक गया, अप्पा बलवन चौक करके पुणे में, उधर बुक्स का ये गया। मैं बोला स्टॉक मार्केट के ऊपर जितने बुक्स है उसको बोला मुझे दे दो। तो उस टाइम पे गिन चुन के 4 ही बुक थे, आज 4000 के ऊपर हो गए। तो वो मैंने लिए और मैंने पढ़ना चालू किया। तो बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक की लैंग्वेज तो अलग, प्रैक्टिकल लाइफ तो अलग। कुछ उस टाइम पे ऐसे यूट्यूब नहीं था उस टाइम पे, और क्लासेस भी नहीं थे, कोर्सेज भी नहीं थे स्टॉक मार्केट के। बराबर। तो मैंने क्या किया, उधर मुझे वो गोपाल गलगली सर का लिखा है, वो एक ऑथर पुणे के, तो मैं उनके उधर गया, उनके एड्रेस पे गया मैं। और मैं क्या ऐसा ही, मेरा उस टाइम पे एटलस साइकिल था मेरा, वो नहीं क्या रहता है। अच्छा। दूध भी गाँव में। कौन सा ईयर है मतलब? 2007 में। 2007 में, ओके। 2007 में। तो 2007 में ऐसा हमारा पिताजी का ही मैं पुराना साइकिल लेके आया था पुणे में, वो भी ऐसा, वो एटलस रहता है ना, उस पे दूध भी किटली वगैरह डालते, तो वो कैरेज वगैरह बड़ा रहता है ऐसा। और मैं वो साइकिल में कॉलेज के बाहर लगाता था रोड पे, क्योंकि वो अंदर कोई देखना नहीं चाहिए, वो लड़कियां वगैरह रहती है कॉलेज की, फ्रेंड रहते, तो मुझे शर्म आती थी ना ऐसा साइकिल पे ऐसा कोई। और वो भी साइकिल ऐसा नहीं, वो हीरो ऐसा नहीं साइकिल, वो भी साइकिल, वो गाँव वाला पुराना साइकिल रहता है वो। तो फिर वैसा ये करता था। और वो किताब पढ़, उनके घर गया मैं, गोपाल गलगली सर के, तो उनका ऐसा बड़ा बंगला था वो महेंद्रले गैरेज में, और वो ऐसे एजेड आदमी थे, 60, 65, 70 के आसपास उनका एज था। अभी तो शायद वो नहीं है, तो ये हो गए, ऑफ हो गए। तो उनको वो वॉचमैन मुझे छोड़ ही नहीं रहा अंदर, उनका सिक्योरिटी नहीं क्या मुझे मिलना, क्योंकि वो मेरा अवतार उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे देख के कोई क्या बोलते उसको, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा मेरा ये था, हुलिया था उस टाइम पे। तो वो छोड़ नहीं रहा है बंदा अंदर। तो फिर मैं 2-4 दिन गया, ऐसा ही बाहर बैठता रहा, वो साइकिल बाजू में लगा के, और वो पेड़ को ऐसा पानी डाल रहे थे वो। तो मैंने जोर से उनको आवाज दिया, गलगली सर करके, ना ऐसा जोर से आवाज दिया। और फिर उन्होंने वो वॉचमैन को बोला कि छोड़ दो उनको, क्या है उसका, देखता हूँ मैं ऐसा। तो मैंने उनको स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने लॉस किया है, ऐसा ऐसा हुआ है, वो बता दिया उनको पूरा जो कहानी है, अभी आपको बताया जैसा जो भी है स्टोरी ऐसा बताया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मुझे कल से ट्रेड करने, मैं बताता हूँ तुमको, मुझे सीखना है। मैं बोला उनको शेयर मार्केट मुझे करना है, मेरा लॉस हुआ है लेकिन मुझे करियर करना है, ऐसा बोला मैंने उनको। तो उन्होंने बोला मुझे, तो डर नहीं लगा कि उस समय की इंजीनियरिंग ले लेता हूँ, अभी शेयर मार्केट में इतना लॉस हुआ है, मतलब वो माइंडसेट समझना है। माइंडसेट मतलब कंफ्यूज था मैं उस टाइम पे। अच्छा, ओके। मतलब क्लियरिटी नहीं थी मुझे कि स्टॉक मार्केट में भी करना है या क्या करना है। यही क्लियरिटी था कि बड़ा बन के आना है किधर से, तो उधर से भी बड़ा बनना है, क्या कर रहे, यही क्लियरिटी थी। मेरे को भी यही समझ में आता है, बड़ा बनना है, क्या रहने वाला है वो नहीं पता, कुछ पता नहीं है क्या करने वाला हूँ, मुझे भी पता नहीं था उस टाइम पे। मैं स्टॉक मार्केट में करियर करने वाला हूँ या मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब क्लियरिटी नहीं था। लेकिन खाली वो सपना में जैसे बोला कि हेलीकॉप्टर लेके आना है और ऐसा कुछ तो बड़ा करना है। अपने हेलीकॉप्टर भी बुक किया है मैंने भी, एयरबस का H125 बुक किया है मैंने। तो ऐसा था, तो क्लियरिटी नहीं था। तो मैं गलगली सर के पास गया और उधर से मैंने सीखना चालू किया उनके साथ। तो वो भी उनका भी उन्होंने मुझे बताया 80-20 का रूल बताया उन्होंने। वो बोले 80% हमेशा इन्वेस्ट करो अमाउंट, 20% अमाउंट के ऊपर ट्रेड करो। अच्छा, हाँ। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में उधर फर्क सिखाया उन्होंने मुझे। आप हमारे ऑडियंस को सिखाएंगे ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग मतलब बार बार लेना बेचना, इंट्राडे वगैरह होता है ना, हाँ, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और मैं लेके रखता हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करता हूँ, जैसे घर लेके रखते हैं हम लोग, जमीन लेके रखते हैं,
हाँ. और उसका वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बराबर। एक्चुअल शेयर मार्केट में एक्चुअल ओनरशिप यानी इन्वेस्टर होता है, वो उसको एक्चुअल वो एक्चुअल शेयर होल्डर है, वो एक्चुअल पार्टनर है कंपनी का। बराबर। ये बाकी सब जो खेल रहे हैं लेना बेचना वो ट्रेडिंग हो गया। तो बेसिक में अगर सपोज एक 5 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है या फिर किसी को शेयर मार्केट पता ही नहीं है, हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है, बस क्यूरियोसिटी दिख रही है कि इसका स्टॉक ऊपर गया, इसने आईपीओ लॉन्च किया, मामाअर्थ का आने वाला है, जीरोधा का, तो उन लोगों के लिए बेसिक में क्या समझाएंगे आप, जिनको पता ही नहीं है? जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए तो मैं बताऊंगा कि पहले क्या करो, आप पहले एक एक्शन ले लो, एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। बराबर। क्योंकि जिसको करना है या इच्छा है कुछ तो करने की, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बराबर है। मैं आपके ऑफिस में आई, आपने मेरे को बोला मैडम करा लवकर फटाफट, काही रास्ता विचार करायचे नाही। जो वही है, मैं करने पे बिलीव रखता हूँ, रिजल्ट तो क्या अपने को पता नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं, तो सबको मैं बोलूंगा कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और जो घर में चीजें यूज कर रहे हैं ना अभी सालों से, कम से कम उन 2-4 कंपनियों के शेयर्स में कुछ तो कीजिए। अच्छा, पंखे का हो गया, लाइट का हो गया, बजाज का हो गया, घर में एशियन पेंट यूज कर रहे हैं, एशियन पेंट के शेयर ले लो, कोलगेट का ब्रश कर रहे हो तो कोलगेट ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, जो भी बजाज का फाइनेंस का ईएमआई कर रहे हो वो ले लो। आपने हम क्या क्या करते हैं लाइफ में, डे टू डे में ना, दिन में जो यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, जो अपने सालों से जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के शेयर्स ले लो। बराबर। जिस पेट्रोल पे पेट्रोल भरते उधर के शेयर्स ले लो, जो गाड़ी यूज कर रहे हैं उसके शेयर्स ले लो। बराबर। जिस पे आपको सालों से, जिस ब्रांड के ऊपर आपको भरोसा है, बराबर, तो उससे चालू करो और देखो क्या हो रहा है, तो समझ में आएगा आपको बाइंग सेलिंग क्या होता है, ऑनलाइन वीडियोज होते हैं, और धीरे धीरे स्टार्ट करो। ऐसा है, तो मैं ऐसा, लेकिन ट्रेडिंग से मत स्टार्ट करो। बराबर। ये सबसे, क्योंकि लोग डायरेक्ट अभी ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। 13 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में, और उसमें से 3 करोड़ एक्टिव है। अच्छा। 10 करोड़ लोग ओपन करके बंद कर चुके हैं। 10 करोड़ लोगों का लॉस हुआ है, ओपन करके बंद कर चुके हैं वो लोग। वो एक टीचर मेरे कोट सिखाते हैं, एनी फूल कैन स्टार्ट बट ओनली अ हीरो कैन एग्जीक्यूट एंड टेक इट टिल द एंड। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से मत स्टार्ट करो, डीमैट ओपन करो, घर में जो चीजें यूज कर रहे हैं वो शेयर्स ले लो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, नॉलेज गेन करो। बराबर। और फिर आगे बढ़ो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर अभी भारतीय शेयर मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे है? अभी भारतीय शेयर मार्केट अभी मतलब हमारे मोर देन 1 लाख प्लस हमारे क्लाइंट बेस है। क्या करते हैं आप उन क्लाइंट्स के लिए? अगर हमको डिबेट्स वगैरह है हमारे पास उनके, हम लोग उनको गाइड करते हैं कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए, कब लेने चाहिए। हम लोग सब उनको एडवाइस करते हैं, पब्लिक डोमेन में जो भी कॉल्स रहते हैं, जैसे उनको करते हैं कि यार कैसे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर्स लेने चाहिए, किस तरह से उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेड कैसा लेना है, कब लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसा लगाना है। तो ये सारी चीजों में उनको हम लोग हेल्प करते हैं। कुछ हमारे कोर्सेज भी हैं, तो कुछ लोग कोर्सेज भी करते हैं, कुछ लोग फ्री में हमारे फाउंडेशन के कोर्सेज है वो भी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं भारतीय शेयर मार्केट मराठी हिंदी, मेरे 2 यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी मैं सिखाता हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा कोई भी वैसे हम लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लाइंट बेस है। और अभी हम लोगों का खुद का भी ब्रोकिंग आया है, हमारा भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज करके, खुद हम लोग एज अ स्टॉक ब्रोकर अभी लॉन्च हो रहे हैं। हमारा खुद का ऐप बन रहा है, और ऐसा धीरे धीरे हमने इन्वेस्टमेंट करके अभी मेरा प्लान है 2027 में कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें करना। तो 250-300 लोगों का टीम है। भारतीय रिजॉर्ट करके भी हमारा अभी बड़ा प्रोजेक्ट है 52 एकड़ में उर्ली कांचन में, 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट का वो भी काम चल रहा है, उसका भी नेक्स्ट मंथ में लॉन्चिंग है, उसका भी नेक्स्ट 1-2 मंथ में। तो ऐसा है, मतलब एक अच्छे लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। आर्थिक साक्षरता जो है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है या फिनेंस का नॉलेज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर वो जानने में बहुत क्यूरियोसिटी है, ये क्वेश्चन फ्लो में नहीं था बट मैं पूछ रही हूँ कि आप अकेले हैं 19 साल में, फिर आपने ऑफ कोर्स किसी को हायर किया होगा कुछ दिनों के बाद, तो वो वहां से पहले एम्प्लॉय से लेके आई एम श्योर आपके अभी 300 से ज्यादा तो स्टाफ होगा ही, 300 के आसपास है। मैं आपके ऑफिस में आई तो वो एस्टिमेट मुझे लगा। तो वो पहले एम्प्लॉय से लेके 300 एम्प्लॉय तक का क्या जर्नी रहा है? बिकॉज सारे यहाँ पे ऑडियंस, ये एंटरप्रेन्योरल ऑडियंस भी काफी है, स्टार्टअप अटेम्प्ट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने 4 लोग लिए 5 लोग लिए, अब मैं उनसे बेस्ट कैसे कराऊं, उनसे आगे कैसे जाऊं। तो हाउ इट हैज बीन? यस, अभी जैसे मैंने बताया, अभी उनके पास सीखा मैंने, सर के पास। तो और सर ने भी सिखाया मुझे 80-20 का रूल बताया उन्होंने। 80% इन्वेस्ट करो, 20% ट्रेडिंग करो। बराबर। हाँ, तो मैं फिर बोला सर करो, ठीक है आपने बताया अभी, लेकिन पैसा नहीं है। उनसे ही 16,000 रुपए लिए वापस मैंने। अच्छा। पैसा दिए भी? हाँ दिए ना, मेरा उन्होंने दिए मुझे। और उनसे, क्योंकि मेरा ऐसा
क्या मैं ऑनेस्ट था, मैं जो होता है मैं हमेशा, मैं कभी कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता है मेरा, मैं जो भी होता हूँ मैं सच बोलता हूँ हमेशा, वो मेरा उनको पता है, तो उनको अच्छा लगा मेरा ये, तो वो बोले हाँ, उन्होंने दिया मुझे, और उन्होंने और एक करके दिया मुझे, मेरे बिजनेस की शुरुआत उन्होंने करके दी। वो बोले तू बातें अच्छा करता है, तो तू फ्रेंचाइजी ले ले। उनके इसकी, उनके नहीं, एंजल ब्रोकिंग की, एंजल ब्रोकिंग की, हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि तुम बातें अच्छे करते हो, तुम शेयर मार्केट में, अभी तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, मैं, उन्होंने तो दिए मुझे तो 15-16 हजार उन्होंने दिए थे मुझे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम फ्रेंचाइजी ले लो, बिजनेस स्टार्ट करो इसमें। एट द एज ऑफ 20 ऑलमोस्ट 19-20। हाँ 20 में, 2008 में, 2008 में अर्ली मूवर एडवांटेज भी है हमको। हाँ वही 2008 में हुआ ये, और मैं वही इसलिए बोलता हूँ भारतीय शेयर मार्केट फाउंडेड इन 2008। वाव, या हाँ, तो हमारा सिंस 2008 ही लिखा है हमारे सारे इसमें। 2008 में मैंने तो फिर किया, फादर के नाम पे मैंने ब्रोकिंग फ्रेंचाइजी लिया। तो 2008 से अभी तक का व्हाट वुड बी अ टर्नओवर इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग? अभी 100 करोड़ के आसपास हमारा। बट इट्स अ बिग जर्नी, इतना अकेले करके, इट्स अ बिग शाफ्ट। हाँ यस यस। हाँ, तो फिर मैंने फादर के नाम पे ये किया, फ्रेंचाइजी लिया, और उनके नाम पे मैंने, मेरा पैन कार्ड नहीं था तब तक, मैंने निकाला नहीं था पैन कार्ड वगैरह, तो फादर के इस पे डॉक्यूमेंट पे फादर ने अलाउ किया। मेरे फादर ऐसा थे कि मैंने बाद में सिग्नेचर सिखाया, उनको ऐसा ही सिखाया जो मुझे करना आता है। मतलब उनको सिखाया, मतलब मैं ही करता था उनके सिग्नेचर, ऐसा मतलब अभी क्या है। तो फिर बैंक में उनका अकाउंट वगैरह सब ओपन किया, सारा चीजें किया, और उनके नाम से फ्रेंचाइजी लिया मैंने, डीमैट भी फिर उस टाइम पे मैंने ये किया, और चालू हुआ जर्नी मेरा। फिर मैंने स्टूडेंट के अकाउंट ओपन करना चालू किया कॉलेज के। पहला स्टाफ कब हायर किया? पहला स्टाफ मैंने 2011 में हायर किया। अच्छा, 2 साल खुद काम किया पहले? हाँ। अच्छा, हाँ। तो 2011 में पहला स्टाफ मैंने हायर किया। और जब मैंने ये चालू किया था तो मैंने ये लिया, क्या बोलते हैं, डिस्कवर गाड़ी लिया। हाँ हाँ, डिस्कवर गाड़ी लिया प्रॉफिट से जो आया। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत फिर ये हुआ ना, ट्रेडिंग चालू हुआ, ये चालू हुआ, और मैंने लोगों को सिखाना चालू किया वापस। फिर मेरे समझ में आया कि लोगों को मैंने बताना चालू किया कि ऐसा डीमैट ओपन करो, ऐसा होता है, वैसा होता है ट्रेडिंग, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बाई सेल करते हैं। फिर इनको बताने लगा, इनको एक एक को बताने लगा मैं। फिर उसमें टाइम जाने लगा मेरा बहुत। बराबर, इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, सबको जानना है कैसा करना है, क्योंकि बहुत नया था शेयर मार्केट उस टाइम पे। आज शेयर मार्केट तो आज हर एक के मुंह पे लावा है। हर एक बच्चा ऑफिस में आने के बाद भी हर एक बच्चा शेयर मार्केट। लेकिन उस टाइम पे इतना डिस्कशन नहीं था। बिल्कुल 2008 की नहीं था। और गाँव में तो किसको पता भी नहीं था स्टॉक मार्केट, हमारे इधर तो ऐसा बताने लगा मैं कॉलेज में कि, और डरते थे उस समय, शेयर मार्केट बोले तो डर। हाँ। तो मैंने, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा था कि कन्विंस करना, ऐसा करना, तो मैं जो भी था वो ऑनेस्टली पता था, तो लोग आते थे मेरे पास, बराबर, डीमैट ओपन करते थे लोग। तो मैंने कॉलेज के प्रोफेसर्स के डीमैट ओपन किए, कॉलेज के स्टूडेंट के किए, रिश्तेदारों के डीमैट ओपन किए, उनको ट्रेडिंग करना बताना चालू किया मेरे। तो सबको अलग अलग बताने से मुझे लगा, बाद में बहुत सारे लोगों को, तो फिर मुझे लगा यार सबको एक साथ बुलाते हैं, और लोग भी मुझे बताने लगे कि यार तू पैसा ले ले, लेकिन हमको बता दे क्या है। बराबर। तो फिर उस टाइम पे मुझे कोर्सेज का फिर आइडिया मेरे दिमाग में आया। बराबर, यार फिर इसका कोर्सेज चालू कर सकते हैं हम लोग। वेरी नाइस। और ये किधर भी नहीं है, ऐसा नहीं क्या। 2012-13 2011 में 2011 में कोर्सेज का आइडिया आ गया। हाँ, 2011 में मेरा कोर्सेज का आइडिया आ गया। नॉट द ई लर्निंग कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, पूरा ऑफलाइन। ई लर्निंग तो अभी चालू हुआ, नए टर्म्स। 2011 में फिर मेरा शादी हुआ। 2011 में लव मैरिज था। कॉलेज में सो यू मैरिड एट अ वेरी यंग एज, यू कैन से। 23 में मैंने शादी किया। ओके, 23 की एज में मैंने शादी किया 2011 में। और फिर So your wife was also into this? मतलब फर्स्ट पार्टनर, एम्प्लॉय नहीं बोल सकते वाइफ को, तो फर्स्ट पार्टनर हमने दोनों ने स्टार्ट किया। अच्छा, वेरी नाइस। तो दोनों ने स्टार्ट किया। तो आप जैसे बोली, तो फिर तीसरा पहला कौन, तो हमारा साला। अच्छा, वाइफ का ब्रदर। वो सबसे पहला एम्प्लॉय। वो सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय, उसका 0001 एम्प्लॉय कोड है उसका। अच्छा। सॉरी, हमारा, मैं खुद पहला 1, वो वाइफ 2 एम्प्लॉय कोड रहता है ना कंपनी में, उसका तीसरा है, मतलब वो तीसरा आया। तो वो भी, उसका ही 10th भी हुआ था, उसका भी, वो भी बच्चा ही था। तो वो भी कॉलेज पार्ट टाइम करने लगा, उसका 10th हुआ था। और वो ये, और वाइफ भी मेरी ज्यादा ऐसी मैच्योरिटी नहीं थी, मैं 23 का था और वाइफ 18 की थी। अच्छा, लगभग 18 कंप्लीट होने वाला था। हुआ भी नहीं था उस टाइम। अच्छा, जस्ट टू कंप्लीट होने वाला था उस टाइम में, मतलब हम सब बच्चे ही थे, ऐसा ही बोलो।
तो ऐसा स्टार्ट किया, सिखाना चालू किया लोगों को। फिर मैंने 2011 में एक ऑफिस लिया उर्ली कांचन में, उर्ली कांचन में, गाँव में, क्योंकि सिटी में तो उतना रेंट पे नहीं कर सकते। 900 रुपए रेंट था, 1000 भी नहीं था पूरा, 900 रुपीज रेंट था उसको। ये छोटा सा ऐसा 100 स्क्वायर फीट का गाला था, अंदर था ऐसा, वो भी ऐसा रोड पे नहीं, बहुत अंदर था ऐसा, रोड छोड़ के। तो उधर मैंने चालू किया 900 रुपए रेंट से, मैंने चालू किया ऑफिस। और फिर उधर तीनों थे हम, मैं वाइफ तो कभी आती जाती थी, और साला ऐसा हमने चालू किया। फिर उधर से मैंने क्लासेस लेना लोगों को, वही उधर ही ट्रेडिंग, उधर ही क्लास, एक ही रूम में ऐसा गाले में, शटर बिटर रहता है वैसा, नहीं क्या। तो ऐसा चालू किया। और फिर मैं सीखता बहुत था, मैं वेरी नाइस। हमेशा मैंने एजुकेशन के लिए मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया अभी तक। बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे। जो ऐसा एक भी ट्रेनर नहीं मैंने उनका कोर्स नहीं किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं किया, सबके कोर्सेज मैंने किए हैं। तो ऐसा है, तो बहुत कोर्सेज किए मैंने। तो मुझे कोर्सेज करने में पता चला, या मैंने ये भी किया, क्या बोलते हैं, एमवे का मैं ये भी था, डिस्ट्रीब्यूटर भी था नेटवर्क मार्केटिंग में। एमवे और हर्बल लाइफ, उस समय जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके लिए वही काम, वही कम पैसे में बिजनेस चालू करना नहीं होता है। तो उस पे काम किया मैंने। तो उधर मैंने सीखा, सेल्स सीखा होगा। हाँ, सेल्स सीखा उधर मैंने, ट्रेनिंग कैसा करते वो सीखा, स्टेज डेयरिंग, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, बात कर रहा हूँ, वो सब उसकी वजह से। मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा मिले ना मिले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा, पर्सनालिटी पूरी डेवलप हो जाती है ना। मैंने तब से, मतलब मैं बोलता हूँ आपको, 2000 मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2008 में ही ज्वाइन किया था, उसी टाइम पे शायद 7-8 में ही किया था। तब से मैंने ब्लेजर पहनना चालू किया है। मैंने भी मैंने 2011 से ब्लेजर पहनना चालू किया, आज तक नहीं छोड़ा। अभी ब्लेजर नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ब्लेजर नहीं पहना तो कि कुछ तो, मैं वैसे टी शर्ट खरीद ही नहीं सकती, मुझे लगता है क्या है। राइट। तो ऐसा ही हुआ मेरा कि तब से मैंने ब्लेजर पहनना चालू किया, तो मेरा एक पर्सनैलिटी बन गया। और वो क्या बोलते हैं, वो लोगो सिंबल होता है ना वैसा। तो मुझे, अगर मैं ब्लेजर में नहीं होता तो लोग मुझे पहचानते ही नहीं अभी, ऐसा हुआ है। सेम मतलब मैं पहला इंसान देख रही हूँ जो बोल रहा है कि मैंने तब से ब्लेजर चालू किया, क्योंकि मैं हमेशा कभी भी, मेरे को रात को भी देख लो, मेरे को ब्लेजर नहीं रहा तो जैकेट तो चाहिए, आई कैन नॉट गो विदाउट इट। ऐसा है, तो तब से वो एक हो गया। और उधर मैंने सीखा कि अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है ना, उधर 4 क्वाड्रेंट सीखा मैंने। उधर वो किताब पढ़ा मैंने, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का किताब पढ़ा, बाद में उनके कोर्सेज भी किए मैंने। तो वो किताब पढ़ा मैंने, तो उधर 4 क्वाड्रेंट बताया कि इनकम कमाने के 4 तरीके। एक तो एम्प्लॉई, एक तो सेल्फ एम्प्लॉई, एक तो बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। तो ये 4 कैटेगरी में लोग पैसा बनाते हैं। तो फिर उन्होंने सिखाया, एम्प्लॉय 8 घंटे का सैलरी मिलता है, तो ठीक है। दूसरा हुआ सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय को भी 8 घंटे का ही पैसा मिलता है। तीसरा हुआ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या कर सकता है, हावर्स मल्टीप्लाई कर सकता है, लोगों को साथ में काम करके उनके हावर्स मल्टीप्लाई करके उनके लिए काम हो जाता है। फिर बराबर, एक दिन में 40 घंटे बिजनेसमैन कर ले। अगर मेरे पास अगर समझो 100 एम्प्लॉइज है, फॉर अभी 300 एम्प्लॉय है एक्चुअल प्रैक्टिकल, 300 into 8 तो 2400 घंटे काम हो रहा है। तो ऐसा, तो उतना मैं रिच हो जाऊंगा। तो वो मुझे सीखा। तो फिर मैंने सीखा यार, मैं खुद सिखाते रहूंगा या मैं खुद सब चीजें करता रहूंगा, डीमैट ओपन करना, सबको सर्विस देना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक ब्रांच किया, सासवड़ करके हमारे इधर ही है। इसका रेंट 900, उसका रेंट कितना अभी दूसरे ब्रांच का? 3000। 3000, वेरी नाइस। 3000 रेंट था उस टाइम पे, थोड़ा बिजनेस सेट हो गया था। तो फिर सासवड़ में किया मैंने। फिर मैंने इधर मेरे पास जो स्टूडेंट थे उनको ही मैंने ट्रेनर बना दिया। तो ऐसे मेरे मार्केट यार्ड में टर्नओवर वाले उधर सब। हाँ, ऐसा। तो उधर भी मेरा ऑफिस मिला मुझे, उधर तो रेंट बहुत था पुणे में। तो मैंने क्या किया, 19,000 रेंट से मैंने ये किया, वो रहता है ना ऊपर का फ्लोर रहता है, मेज़नाइन रहता है, मतलब नीचे उनका गाला रहता है, पूरा माल रहता है, और ऊपर उनका दीवान जो बैठता है ना, ऐसा जगह रहता है उधर। तो उन्होंने मुझे ऊपर का जगह दिया ऐसा। तो उधर ऐसा था कि आदमी को झुक के जाना पड़ता था, ऊपर का फ्लोर था ना। तो आप बोलोगे खड़ा रहने का, और जिसका 6 फुट हाइट है वही खड़ा रह सकता है, ऐसा। तो ऐसा ऑफिस से मैंने चालू किया। 19,000 रेंट था उधर, झुक के जाना पड़ता था लोगों को, और ऊपर के ऐसा मेज़नाइन फ्लोर पे था वो ऑफिस था। वो 2 ऑफिस था, एक प्रैक्टिकल रूम और एक मेरा केबिन था, ऐसा इंक्वायरी रूम। और फिर मैंने रेडियो मिर्ची पे ऐड दिया, मैंने रेडियो पे ऐड दिया, मैंने रेड एफएम पे फर्स्ट ऐड दिया।
तो 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम पुणे में आने के बाद रेडियो पे ऐड दिया, शेअर मार्केट मला शिकायचंय, मोठं व्हायचंय, ऐसा करके। तो रेडियो की ऐड तो एक्सपेंसिव होगी। हाँ, एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे, लैक्स में थी लगभग। हाँ, लैक्स में थी। तो मतलब आप रिस्क टेकर थे पहले से रिस्क टेकर। तो आपका ऐसे नहीं है कि अभी पैसे आए हैं तो घर ले लूं, फटाफट गाड़ी ले लूं या बचा लूं? तो हमेशा घर के अपोज था मैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे वीडियो बना ले कि घर मत खरीदो, रेंट पे लो। अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इन्वेस्ट करो। तो मैंने 10 करोड़ का घर अभी लिया, मैंने पिछले साल में लिया, 2022 के एंड में लिया। अच्छा, हाँ। और उसके पहले रेंट पे था मैं, 15 जगह पे मैंने रेंट पे रहा था उसके पहले में। वाव, तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब पे, सॉरी टू कट यू। रेंट पे लेना चाहिए घर या खरीदना चाहिए? रेंट पे ही लेना चाहिए। अगर जिसका मतलब अभी मैं क्या बोला, मैंने 2022 में घर लिया, 10 करोड़ का घर लिया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने खुद का लिया घर, तब तक मैं नहीं लिया क्योंकि ऐसा सिचुएशन में लिया कि यार चलो अभी क्या है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी फाइनेंशियली, या अभी वो क्या बोलते हैं उस लेवल पे गया मैं। हाँ, फिर लिया मैंने। बट एक नॉर्मल इंसान को क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरे नेटवर्थ के 2-5% में घर मिल रहा है तो बराबर है तो ले लो, ऐसा उस टाइम पे अच्छा, मैं समझ गई। मतलब हाँ, मतलब यू आर नॉट यूजिंग दैट अमाउंट एक्टिवली इनटू द बिजनेस, वो तुम्हारा 2-5% है, तो ले भी लिया निकाल भी लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस पे। इस स्टेज पे ले लो, आप उस स्टेज पे लो, ऐसे मत लो। मतलब आप अपनी 100% अमाउंट को तो डालो ही मत घर पे। रेंट पे रहना है और इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में डालो। जितना ईएमआई आप घर में देने वाले हो ना, उतना इन्वेस्ट किया, एसआईपी किया ना आपने स्टॉक मार्केट में या अच्छे कंपनियों के शेयर्स में या निफ्टी बीज में या म्यूचुअल फंड में भी, वाव, तो भी आपका 20 साल के बाद आपको कम से कम 10 घर आ जाएंगे। वाव, वंडरफुल। और वो भी विदाउट लोन आएंगे। हाँ, सो हमने ये तो देखा कि 1 से 300 एम्प्लॉइज के लिए उनकी स्ट्रगल क्या थी, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस? बिकॉज मैं आपसे मिलने आई उस दिन और आपने एक चीज़ बोली, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट, आपने बोला मैं बहुत अच्छा अगर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो तो अच्छा ही है मेरा, बट उससे अच्छा मैं बिजनेसमैन हूँ, एंड आई लाइक दैट। आपको पता नहीं वो समझ में आया क्या? मैंने बोला स्फूर्ति, हाँ बहुत अच्छी बुक्स लिखना या फिर बात करना ये तो अलग है, बट बिजनेस भी बहुत अच्छा करना आना चाहिए। तो क्या सिखाओगे आप मुझे? मैं बिजनेस में यही बताना चाहूँगा, बिजनेस में अगर सक्सेस होना है ना तो डेलीगेट करना सीखना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि खुद से ही सारी चीज़ें करनी है। बराबर है। तो डेलीगेट करना सीखो। हाँ। लोगों को प्रॉपर लोगों को सिखाओ जो करना है, आपको जो चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको रेडीमेड लोग मिलेंगे शुरुआत में कि उसको सब आता है, जो आपको चाहिए वो उसको आता है, वो रेडीमेड नहीं मिलेगा आपको उसको बनाना पड़ेगा पहले। बराबर है। मतलब बहुत सारे कंपनीज मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे कंपनी मैंने अभी फाइनेंशियल में भी अगर आप देखोगे, अगर फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अजय मेनन उनके सीईओ है ब्रोकिंग के, मैं उनको देखता हूँ हमेशा, बहुत सिंपल आदमी है। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से वो लेवल के थे सीईओ, लेकिन उस लेवल का उन्होंने उनको बनाया, शुरुआत के पहले एम्प्लॉय उनके। बराबर। मतलब जो 15-20 सालों से है उनमें से कोर एम्प्लॉय में से वो है। वाव। हाँ। तो ऐसा है, तो मेरा वैसा ही है कि जो एम्प्लॉय मेरे भी कंपनी में जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो इतने ऐसे नहीं है कि उनका IIT से पढ़े हुए हैं ऐसा कुछ, लेकिन वो मुझे वही बताना है कि जो लोग हैं, आपको बड़ा बनना है, आपको बिजनेस में सक्सेस बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बनाना पड़ेगा और उनको लॉन्ग टर्म, उनको फेथ आना चाहिए कि हाँ मैं इनके साथ लॉन्ग टर्म रहूंगा और मेरा लाइफ इनके साथ ही जाने वाला है। बराबर है। तो ऐसे लोग आपके साथ चाहिए। बराबर। तो मेरे ऐसी टीम है, लगभग अभी 300 लोग है, उसमें से मैं वही बोला आपको 200, 150, 150 लोग ऐसे है कि वो उनको पता है कि मुझे लाइफ भारती सर के साथ ही गुजारनी है। वाव, वंडरफुल। तो उनका थॉट प्रोसेस में कुछ आएगा ही नहीं दूसरा। बराबर है, कोई दूसरा कितना भी ऑफर दे दो, कुछ भी ऑफर दे दो। अच्छा, ऐसा है। अभी समझो ये बंदा है। हाँ। अभी ये मेरे साथ रहता है, अभी आपको बताया कि समझो फॉर एग्जांपल PR का है, वो इसका कैपेसिटी ज्यादा है मार्केट में। हाँ, बराबर है। लेकिन वो इस शुरुआत से मेरे साथ है, तो वो उसको आदत लग गई मेरी और मेरे थॉट्स की, मेरे सब चीजों की, या मेरे वो उसको लगने लगा कि मैं सर के साथ रहूंगा तो मैं ग्रो करूंगा। बराबर है। मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं कुछ नया हर दिन मेरा ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। और ऐसा ही है ना, तो सारे लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए, आपके ऊपर फेथ होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। बराबर है। और अगर वो फेथ ऐसा नहीं क्रिएट होता है कि वो आपके बिहेवियर से समझ में आते हैं उनको, वो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। बराबर। कि आप कितने इंटरनली आप क्लियर हो अंदर से। वो दिखना चाहिए, वो समझ में आता है लोगों को। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, मैं अगर कुछ झूठ बोलूंगा या मैं कुछ बोलूंगा तो ऑडियंस को समझ में आता है वो। बराबर है। ऑडियंस हमसे ज्यादा होशियार है। बराबर है। हाँ, ऑडियंस को बेवकूफ मत समझो। नहीं, हमसे मतलब वो समझ में आता है आप क्या बोल रहे हो ना, सच झूठ उनको सब पता है। बराबर है।
वो अपने को लगता है कि हम दूसरों को ये कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का भी वैसा ही है। बराबर है। वो सब समझते हैं आपके साथ कितना रहना है और आप क्या करोगे आगे जाके, आपका क्या होने वाला है, वो हमसे ज्यादा एम्प्लॉय को पता होता है। इसलिए वो ऐसे लोग होने चाहिए, उनको शुरुआत से डेवलप करो, उनको क्रिएट करो और उनको ग्रो करो जो आपके साथ है। नए लोग, मैंने भी कुछ नए, अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी नया कुछ बाहर से ट्राई किया, मैनेजमेंट लाना, वो लाना, ये थोड़े बड़े बड़े फर्म से लोग लाना, तो वो वर्क नहीं किया। वो सारी चीजें वर्क नहीं करे, तो लेकिन ठीक है, कुछ लेवल पे जाके, उस लेवल पे जाके ठीक है, वो लगता है, वो ऐसा नहीं है कि अलग कुछ चाहिए, ठीक है ना। कुछ तो उनसे मिला, एक आधा पॉइंट भी मिला। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज के ऐसे पैसों में नहीं गिनना चाहिए। अगर कुछ ऐसी एक आधी भी चीज मिलती है ना, तो उसका हम लोग करोड़ों में बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं कोर्स में भी जाता हूँ, कोई चीज में यार इतना 5 लाख का कोर्स था, 10 लाख का था, 1 करोड़ का था, ऐसा नहीं, उसमें पैसे से नहीं गिनने का। अगर एक भी चीज मुझे मिल जाए ना उसमें से, बराबर है, तो मुझ में उतना पोटेंशियल है। मैंने कुछ कोर्स के लिए 45 लाख का भी फीस भरा है मैंने। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी को यार वो वर्थ है क्या यार इतना था, तो ऐसा नहीं है। उस चीज में से मुझे कुछ चीजें मैंने इंप्लीमेंट की, वो मेरे हाथ में है कि वो इंप्लीमेंट करके मैंने कम से कम, अभी तक मैंने 450 करोड़ का नुकसान होने वाला था मेरा, वो मेरा बच गया। अगर लाइफ में मेरा, क्योंकि मैं बैड फेज में था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीजें, ट्रेनिंग का फायदा हुआ कि मैं यार ऐसा था वो। तो उस टाइम पे मेरा मतलब, मैं क्या बोलते खत्म होने वाला था, उस टाइम पे वो ट्रेनिंग मुझे काम आया, बचा लिया उसने, उस ट्रेनिंग ने मुझे बचा लिया। बराबर है। तो यू सेव द डैमेज। हाँ, तभी 45 लाख भरा था मैंने उस ट्रेनिंग का। किसी के लिए भरा था, बता पाएंगे? नहीं, अभी वो चीजें अभी ओपन करना सही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। तो कितने टाइम का ट्रेनिंग था ये? ट्रेनिंग था ऐसा 2-3 महीने का ही था, लेकिन ऐसा पर्सनल कंसल्टेशन था। तो उसका काम मुझे उस टाइम पे आया। अगर शायद अभी उस 45 लाख का वैल्यू क्या है, मैं उस टाइम पे 0 होने वाला था, मतलब मैं खत्म होने वाला था। कैन यू एक्सप्लेन दैट इंसिडेंस, जब आप ये फेज चल रहा था आपका? क्यों हुआ ऐसा? ये फेज क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑफिस करने लगा, फिर मैंने मार्केट यार्ड में ऑफिस किया। जैसे आपने वो स्टोरी बताया, आपने बहुत छोटा ऑफिस था, तो उधर से स्टार्ट किया, रेडियो में ऐड दिया, फिर मैं एक्सपांड होने लगा। मैं चिंचवड़ में ऑफिस किया, उसके बाद कोरेगांव पार्क में ऑफिस किया, पुणे में 5-6 ऑफिस किए, फिर मैंने नासिक में किया, औरंगाबाद किया, कोल्हापुर, लातूर, सोलापुर, फिर मैं मुंबई गया, मैंने दादर में बहुत बड़ा ऑफिस लिया। क्या टर्नओवर होगा उस समय आपका? अभी टर्नओवर का बढ़ते बढ़ते गया, अभी वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन होगा कुछ ऐसा 5-6-10 करोड़ के आसपास होगा। तो दादर में किया, फिर ठाणा में किया, फिर दिल्ली में किया, अहमदाबाद में किया। इतने मेरे सारे ये हो गए, ऑफिसेस हो गए, और ऑपरेशन बहुत बढ़ गया, एक्सपेंस बहुत बढ़ गया। और मैं खुद करता था, मतलब ऑफिस का सेटअप, डील वगैरह, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, क्योंकि कॉस्ट बचाना है, या कॉस्ट हमारे हाथ में चाहिए, तो खुद सारा वो चीजें में ऑफिस। फिर मेरा ध्यान ऑफिस में ज्यादा रहने लगा और इसका कम हो गया, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करना या ये चीजें। फिर मैं डायरेक्ट जो मैं सेमिनार लेता था हर जगह पे, फिर मैंने लोगों को सेमिनार की जगह ऑफिस भेजना चालू किया। पहले मैं बल्क में सेमिनार लेता था, उधर लोग आते थे, मैं बताता था, और उधर लोग मेरे साथ जुड़ते थे। फिर मैंने क्या किया, मेरे साथ जुड़ने से डायरेक्ट आप जाओ ऑफिस में, विजिट करो, इंक्वायरी को डायरेक्ट ऑफिस भेजना, और उधर से चालू हुआ। मेरा कनेक्ट कम हो गया बिजनेस में से, डे टू डे एक्टिविटीज से मेरा कनेक्ट कम हो गया। तो फिर लोगों ने क्या किया, जो ट्रेनर्स थे या ब्रांच मैनेजर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, जो ट्रेनर्स तो नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन ब्रांच मैनेजर और वो जो सेल्स पर्सन, जो एम्प्लॉयज होते ना, उन्होंने क्या किया, जो कैश आने लगा वो आधा कैश खुद के पास रखने लगे। अच्छा, लूप होल था उधर सिस्टम में। लूप होल था सिस्टम में, ऑपरेशन में लूप होल था। तो फॉर एग्जांपल अभी 20,000 था उस टाइम पे मेरे कोर्स का फीस, 2015-16 की बात होगी शायद, 20,000 फीस था। तो वो क्या करते थे, 10,000 दिया फॉर एग्जाम्पल किसी ने, तो बाद में जो 10,000 दिए वो उसी रिसिप्ट पे लिख के देते थे उसको, सेम रिसिप्ट पे। अच्छा, समझ गए। और 10,000 खुद के पास रखते थे। मतलब सिस्टम में तो एक ही रिसिप्ट आई। हाँ, एक ही आई 10,000 की, और 10,000 उन्होंने रख दिया। तो ऐसा होने लगा। और मैं हर मंथली इंडक्शन लेता था लोगों का, पुणे बुलाता था उनको, और पुणे में वो सबको मोटिवेट करता था, एम्प्लॉयज को, ये टारगेट है हमारा, वो टारगेट है हर मंथ में, अभी ये ऐसा नहीं क्या बिजनेस का टारगेट है। और उनको तो फिर वो उनको होटल में रुकवाता था मैं, एक दिन इंडक्शन था, एक दिन तो 2 दिन का था ऐसा, एक दिन ट्रेनिंग और एक दिन सेलिब्रेशन, इसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया। तो एक मैनेजर ने वैसा गलती चालू किया, तो वो जब शाम में बैठते सब लोग साथ में होटल में, उसने सबको बता दिया कि ऐसा मैं ऐसा करता हूँ। तो फिर चालू हो गया, ट्रिक है। हाँ, ट्रिक है। तो सबने चालू किया। और फिर मेरा उस टाइम पे लगभग एक्सपेंस मेरा
80-90 लाख का एक्सपेंसेस होता था और मेरा 60-65 लाख की रेवेन्यू आता था। तो मैं 20-25 लाख माइनस में आने लगा उस टाइम पे। तो और 20-25 लाख फिर मैंने ऐसे ही डालता गया, खुद के एंड से डालता गया। आज प्रॉफिट होगा, कल होगा, कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मेरा होल्ड कम हो गया था बिजनेस से। तो फिर ऐसा दिन आ गए कि मेरा खुद का जो म्यूचुअल फंड शेयर्स थे वो भी बाद में सैलरीज में उसमें गए, बाद में बैंक के लोन्स वगैरह किए। 25 लाख का जो नुकसान होता था ये कितने टाइम चला? 2-3 साल चला। माय गुडनेस, मेरे को लगा 2-4 महीने। 2-3 साल चला। हाँ, और ऐसा लगता था मुझे कि अपना नाम लगा है अभी ब्रांच पे, अगर बंद करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, बराबर। यार अभी भारतीय शेयर मार्केट को इधर से बंद हो गया। हाँ, बराबर है। तो लोग क्या कहेंगे, बराबर है। तो ऐसा इमोशनल ये था। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये तो क्या हुआ, इसका लॉस में गया, खत्म हो गया, ऐसा चर्चा हो जाएगा मार्केट में, सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। तो ऐसा मैं ये होने लगा। तो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पास कुछ बचा नहीं। मतलब इवन मैंने बैंक के लोन हो गए, फिर मैंने 3% से मार्केट से पैसा 3.5 करोड़ लिया मेरे रिश्तेदारों से, जमीन वगैरह देके ऐसा उनको ये करके 3.5% से 3% से 3.5% से मैंने 2016-17 हाँ 16-17 वो फेज में। और फिर इतना मतलब अभी समझो वो भी कैपेसिटी वो भी खत्म हो गया, घर के, वाइफ के, मम्मी के, सबके गहने। ये कोचिंग हेल्प किया, ये कोचिंग ने हेल्प किया आपको? हाँ, वो सब गहने बिने सब गए मैम के। इवन मैंने ससुराल के भी गहने मंगवाए थे। इतना मतलब इस लेवल पे गए थे मैंने ना, क्या तो कुछ छोड़ा ही नहीं किसी के पास। तो घर से भी निगेटिव आने लगा कि यार क्या कर रहे हो तुम, फिर सब बर्बाद कर दिया। लोगों को कुछ पता नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इंडिवर गाड़ी लिया उस टाइम पे, फोर्ड इंडिवर 40 लाख का, वापस 3% से पैसा लेके, इतना लोन होके भी। क्यों? मैं इंटरनली स्ट्रांग था ना मैं। वाओ, दिस इज एम्पावरिंग। मतलब ये बाहर से लोगों को दिखता था मैं इतना कर्जा था, लेकिन मेरे सपने उस टाइम पे भी 2000 करोड़ का आईपीओ ही दिखता था मुझे। मतलब कुछ मुझे ये नहीं किया, मुझे वो कुछ मैटर नहीं किया। मैं इसमें जाता था, ऐसा डीजल डालने के लिए जाता था ये इंडिवर में, जब जाता था पेट्रोल पंप पे, तो मुझे पता नहीं अकाउंट में पैसा है कि नहीं, और हमेशा मैं टाकी फुल करने को ही बोलता हूँ, वो आदत थी ड्राइवर को। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सर मैं देता हूँ, ये कार्ड दिया, 2-4 बैंक तो रहते हैं, 4-5 बैंक, तो ये कार्ड दिया, इसमें पैसा नहीं है, तो सर नहीं हो रहा है अभी, बैलेंस तो पता नहीं होता ना। तो यार हाँ ठीक है चलो दूसरा कार्ड देता हूँ, नहीं क्या, दूसरा कार्ड भी नहीं चल रहा है, अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर अकाउंटेंट को फोन करता था, अरे दीपक भाई, हमारा दीपक करके अकाउंटेंट है, यार कौन से अकाउंट में फंड है रे भाई, नहीं क्या मुझे वो अभी ये करना है, नहीं क्या। तो वो बोलता था सर इसमें 1,500 है, उसमें 2,000 है, इसमें -3,000 है, और उसमें ये यार मैंने तो अभी 6-7 हजार का डीजल डाला है, 5-6 हजार का डीजल डाला है, कैसे करेंगे। तो फिर मैं बोलता था, मेरे पास अभी जो लोग है समझो फॉर एग्जांपल 4-5 लोग तो रहते हैं, सेमिनार हमारा टीम था, यार तू तेरे पास कितने अमोल, तो वो बोलता था यार मेरे पास है सर 1,500-2 हजार है मेरे पास, दे चल तू दे, नहीं क्या बहुत सारे। तो ऐसा जुगाड़, मतलब इतना रिस्क लेता था मैं लाईफ में, ऐसा नाही की ये नाही। हेल्थवर परिणाम पडला का त्याचा कधी, इतका रिस्क की? हेल्थ के ऊपर अगर बोला जाए तो एक सिचुएशन ऐसा आया था, दादर में था, मैं दादर के ब्रांच में था, और उस टाइम पे वेंडर्स के पेमेंट डिले होने लगे ना, तो उस सिचुएशन में था मैं। तो क्या है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है कभी, मतलब अभी आपको बोला ना मैं कि अगले आप समझो आज जो XYZ तारीख है, समझो आज 6 तारीख है, समझो मैंने बोला ना आपको 15 तारीख को मैं आपको पैसा दूंगा, जो भी रहेगा। मेरा 2-3 महीने पेमेंट डिले चल रहा था, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के, ऑफिस के रेंट, लोगों की सैलरीज 3 महीने से लेट चल रही थी मेरी, सब 3 महीने से लेट चल रहा था मेरा, कि भाई अभी मार्च का सैलरी देना है तो जनवरी का सैलरी में मार्च में दूंगा, ऐसा चल रहा था मेरा उस टाइम पे। पेमेंट वेंडर के पेमेंट हो गया, ऐसा चल रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ऐसा बहुत लोगों को बोला था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं क्या वो, और उस टाइम पे मुझे किधर से तो पैसा नहीं मिला था मार्केट में। 2-3 साल मेरे खाली किधर से पैसा उठाऊंगा मैं, उतना ही चल रहा था मेरा काम। तो कुछ शायद कुछ उधर से काम नहीं हुआ होगा मेरा, और मैं दादर के ब्रांच में एक आमंत्रण होटल करके उधर, तो उधर मैं खाना खा रहा था, टीम थी, सब चीजें थे, और खाना खाते खाते 2-4-5-6 फोन आ गए सारे पेमेंट के, और मुझे क्या हुआ उस टाइम पे पता नहीं, ऐसा सिचुएशन आ गया मेरा, मतलब दिमाग में। और उस टाइम पे मुझे वो सब क्या बोलते हैं अभी खत्म होने वाला ऐसा सिचुएशन है। कितने पैसे देने थे आपको? वो पता नहीं, किसी के 2 लाख हो गए, किसी के 50,000 हो गए, लेकिन वो 5-6 लोगों के फोन आए कि
पैसे कमा रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा कोई हर्ष और ये नहीं करता था, लेकिन मुझे ही अंदर से ये लग रहा था कि यार मैंने उसको टाइम दिया और मैं अभी ट्रेनर्स थोड़े एथिकली भी स्ट्रांग रहते हैं। हाँ, तो अंदर से यार मैंने दिया है उनको और मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम पैरालिसिस का अटैक आके गया। व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? 16-17 में, अभी जो भी होगा, अभी 35 है तो। अच्छा, मतलब हार्डली नथिंग मच, मतलब 26-27 में पैरालिसिस अटैक। हाँ, मतलब पूरा बॉडी मेरा ऐसा कोल्ड हो गया। मैं बोला यार क्या हो रहा है मुझे, नहीं क्या ऐसा लग रहा था कि मैं अभी छोड़ने वाला हूँ जान। अच्छा। तो फिर मैं उठ गया उधर से, खाना खाते खाते उठ गया ऐसा बॉडी पकड़ के मेरा। मैंने भगवान में दत्त गुरु भगवान को मानता हूँ, तो मैंने उनका नाम लिया और तुरंत मैं नीचे भागा। मैं ऊपर ऐसा फ्लोर पे था, मैं बैठा था, नीचे भागा और ऐसा वो वडाचं झाड असतं ना आपण म्हणतो त्याला, पेड़, पीपल का पेड़ था उधर। मराठी छान वाटत है, मराठी कंटेंट पण। यस, तो उधर जाके मैं रो गया, रास्ते में रोने लगा मैं, यार क्या हो गया था अपने साथ, अभी मैं जान चले जाने वाली थी अपनी। तो वही हेल्थ का है, लेकिन वो कुछ मिनटों का था, वो हेल्थ का ऐसा कुछ इशू नहीं आया कभी लाइफ में। ओके ओके ओके, हाँ, उतना ही था खाली कि एक बार मुझे वो महसूस हुआ कि मैं जान छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो नॉर्मल था मेरे लिए फिर, क्योंकि नहीं इतना डिग्री का अगर स्ट्रेस है तो आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। उतना ही, बाकी हेल्थ इशू बाकी कुछ नहीं है। तो अभी मार्केट में अगर कुछ वॉर सिचुएशन रही या फिर जो भी इंडिया का अभी चल रहा है, व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? देखो, अभी इंडिया में वॉर अभी चल रहा है, समझो बाहर का अभी चल रहा है, तो अपना इंडिया इतना स्ट्रांग है क्योंकि 140 करोड़ जनता पहले था। हम लोग पहले ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे हम लोग कि लोक संख्या वाढीचा दुष्परिणाम, वो हम लोग लिखते थे हमारे इसमें स्कूल में, ऐसे मध्ये सूर्य उगवला नाही तर ऐसे लोकसंख्याचे परिणाम, लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट, परिणाम, सॉरी परिणाम, दुष्परिणाम ही बोलते थे हमारी। तो पहले हमारी लोक संख्या मतलब हमारे लिए अभिशाप है, ऐसा था लोगों के माइंडसेट में। लेकिन हमारी लोक संख्या अभी हमारी ताकत है। इज इट? हाँ, वो हमारी पावर है, क्योंकि 140 करोड़ जनता का कंजम्पशन इतना है। अभी बेचेंगे इंडिया में, बेचेंगे इंडिया में ना, तो अपना मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बराबर है, बराबर है। जो माल इंडिया में बनेगा इंडिया में ही बेचा जाएगा, ठीक है। बाहर कुछ हो गया तो 10-20% का इफेक्ट आता है उतना। अभी हिमालय में बर्फ पड़ रहा है तो इधर ठंडी पड़ रही है, लेकिन हम लोगों का बर्फ जैसा सिचुएशन नहीं ना। बराबर है, बराबर है, बराबर है। थोड़ा बहुत 10-20% का इफेक्ट आता है, लेकिन इंटरनल कंजम्पशन है। 140 करोड़ की जनता हमारी पावर है, बराबर है, तो ज्यादा इफेक्ट इंडिया में कुछ ऐसा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग रह सकता है, बट हाउ इज योर डे शेड्यूल्ड? मतलब मैं बहुत ज्यादा MS धोनी से मिलने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट पे अच्छे से रहना मुझे लगता है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट, उसमें बेस्ट पंच मारो और अपने आप रिजल्ट आते हैं। मतलब यूटिलाइज योर डे प्रॉपरली। हाउ आपका दिनचर्या कैसी है? अभी सच बताओ तो मैं ज्यादा प्लान